नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं 1857 की क्रांति की। देखिए 1764 के बक्सर युद्ध ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि भारत पर अगली हुकूमत अंग्रेज़ों की होगी और इस हुकूमत की शुरुआत एक ऐसे शोषण से हुई जिसका शिकार भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को बनना पड़ा। दरअसल शासन की शुरुआत से ही अंग्रेज़ों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीयों में धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा। फिर 1857 का विद्रोह इसी शोषण के विरुद्ध भारतीयों के मन में उत्पन्न असंतोष की अभिव्यक्ति था। विद्रोह के हम कई कारणों को देखेंगे। जैसे पहला, अंग्रेज भारत में हमेशा विदेशी बनकर रहे और भारतीयों को कभी भी उन्होंने सम्मान की नज़र से नहीं देखा। ये हमें हमेशा असभ्य समझते थे। जबकि आपने पढ़ा होगा कि इससे पहले जो शासन भारत में हुआ था, चाहे वो मुस्लिम शासक रहा हो, मतलब चाहे मुग़ल काल रहा हो, चाहे सल्तनत काल रहा हो, यहाँ के जो शासक होते थे ये भारत में शासन करते थे और भारत से जो भी धन वसूल करते थे, चाहे राजस्व के रूप में या जिस भी तरीके से, उसका प्रयोग भी वो भारतीयों के ऊपर ही करते थे। जबकि अंग्रेज़ों के साथ अलग स्थिति थी। जबकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों से लिए गए धन का लूट कर राजस्व के रूप में जिस भी माध्यम से ये धन की वसूली करते थे, उसे ये सीधे इंग्लैंड भेजते थे। उस धन का भारतीयों को कोई लाभ नहीं होता था। ठीक है। और दूसरा कारण क्या था कि 1848 में डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, तो इसने ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए राज्यों को हड़पने की नीति अपनाई और इसी क्रम में उसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी और अवध जैसे कई बड़े राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया, जिससे यहाँ के शासकों और जनता जिससे यहाँ के शासक और जनता जो है वो नाराज़ हुई। इसी व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे कि डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य हड़प लिया था और इसके विरुद्ध रानी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तीसरा, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति और व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे का विनाश कर दिया था। किसानों से जबरन लगान वसूली की जाती थी, जिससे किसान गरीबी और भुखमरी के दुष्चक्र में फंसता चला गया। साथ ही अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी भयंकर स्थितियों में भी भारतीयों की किसी प्रकार सहायता नहीं की जाती थी, बल्कि उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। चौथा, ब्रिटिशर्स ने भारतीय धर्म और संस्कृति का भी अपमान किया और यहाँ ईसाईकरण की नीति को प्रमोट करने लगे। इसके अलावा अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित कुछ कानून जैसे सती प्रथा निषेध अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसे कानून जो थे, उसे भारतीयों ने अपने सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप समझा और इसके विरुद्ध भी उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई, जो हम 1857 के विद्रोह में देखते हैं। पाँचवा, देखिए भेदभाव की जो नीति थी अंग्रेज़ों की, उसका सबसे बुरा रूप हम भारतीय सेना में देखते हैं। हमारे सिपाहियों के वेतन भत्ते और पदोन्नति में नस्लीय भेदभाव किया जाता था। उन्हें निम्न सुविधाएं दी जाती थीं और जातीय धार्मिक पहचान वाले चिन्हों को पहनने से रोका जाता था। फिर 1856 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया, जबकि भारतीय सैनिक मतलब भारतीय समाज में समुद्र पार करना धन विरुद्ध समझा जाता था, धर्म विरोधी चीज़ समझी जाती थी। लेकिन इस भावना का भी अंग्रेज़ों ने सम्मान नहीं किया। एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो ईसाईकरण की नीति थी वो आपको सेना में भी देखने को मिलेगी। जो सैनिक ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते थे उनकी पदोन्नति कर दी जाती थी और जो सैनिक ईसाई धर्म को नहीं स्वीकार करते थे उनकी पदोन्नति नहीं की जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि धार्मिक आधार पर भेदभाव कितने चरम स्तर पर था। फिर देखिए इतना बहुत सारी चीज़ें हो रही थी भारतीयों के खिलाफ, तो इस शोषण से जो असंतोष उपजा था भारतीयों के मन में, वो एक बारूद की तरह पहले से ही बैठ गया था और इस पर एक चिंगारी लगाने का काम किया था चर्बी वाले कारतूस की घटना ने। दरअसल कंपनी की सेना में न्यू एनफील्ड नाम की एक राइफ़ल लाई गई, जिसमें गोली लगाने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और ये एक ऐसी घटना थी, एक ऐसा मामला था जिससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। ठीक, बस फिर मतलब यहीं से शुरुआत हो जाती है 1857 की क्रांति की। अब अगर हम इसका घटनाक्रम थोड़ा सा देखना चाहें तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इतिहासकारों का मानना है
कि इस विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने तैयार की थी और क्रांति की शुरुआत के लिए इन्होंने 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया था, लेकिन चर्बी वाले कारतूस की घटना पहले घट गई। इससे जो है 29 मार्च 1857 को ही बैरकपुर छावनी के सिपाही एक थे मंगल पांडे, आपने नाम सुना होगा। मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भी सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इसी के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। फिर इसका प्रसार अगर हम देखें तो 10 मई 1857 को विद्रोही मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करते हैं और दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। फिर 11 मई को दिल्ली पहुंचकर इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया और इसके साथ ही ये जो विद्रोह था वो दिल्ली के अलावा कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, जगदीशपुर आदि कई जगहों में फैल गया। इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह ने, ग्वालियर में तात्या टोपे ने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब ये विद्रोह लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गया था, लेकिन पंजाब और दक्षिण भारत इससे बिल्कुल अछूता रह गया था। ठीक है, अब हम विद्रोह की असफलता के कारणों को देख लेते हैं। क्योंकि इस विद्रोह को असफल माना जाता है तो इसका पहला कारण है सुनियोजित योजना का अभाव होना। जो विद्रोही थे उनके पास कोई योजना नहीं थी कि हमें इस विद्रोह को कैसे शुरू करना है, किस तरह से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि विद्रोह प्रारंभ करने की डेट कुछ और इन्होंने निर्धारित कर रखी थी 31 मई, जबकि विद्रोह शुरू हो गया था 29 मार्च को ही। तो उनकी कोई योजना नहीं थी। दूसरा, कोई एक नेतृत्वकर्ता नहीं था जो इस समूचे विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बहुत सारे थे। झांसी में लक्ष्मीबाई जी कर रही थी, कानपुर में नाना साहब कर रहे थे, लेकिन इस समूचे विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। इससे ये विद्रोह एक तरीके से जो है ना नेतृत्व विहीन हो गया था। फिर इनकी कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। सभी विद्रोही अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का कहना था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उनका विद्रोह इसी मुद्दे पर था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नाना साहब जी का विद्रोह इस मुद्दे पर था कि उन्हें अपने पिता जो बाजीराव पेशवा थे उन्हें जो पेंशन मिलती थी वही डिमांड इनकी भी थी कि हमें भी वही पेंशन चाहिए। इसी तरीके से जो भी क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता इसके थे, सबकी अपने अपने हित थे, निजी हित थे। तीसरा, भारत के शिक्षित वर्ग और व्यापारी आदि जो थे वो इस विद्रोह से दूर रहे। चौथा, देशी शासक विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। जैसे आपने सुना होगा कि ग्वालियर के राजा जियाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों की मदद की थी और इसी मदद के कारण कैप्टन जो ह्यूरोज था उसने महारानी लक्ष्मीबाई की हत्या की थी। चलिए इसका परिणाम देखते हैं। देखिए, इसका पहला परिणाम ये था कि भारत से मुग़ल सत्ता की समाप्ति हो गई थी। इस विद्रोह के बाद वो मुग़ल सत्ता जो सदियों से भारत में थी उसकी समाप्ति हो गई। दूसरा, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके अब ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। तीसरा, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्थाएं गठित की गई थी उनको समाप्त करके अब भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश सरकार का भारत संबंधी मामले देखने वाला एक मंत्री होता था। चौथा, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। पांचवा, ब्रिटिश शासन ने भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग दी और लोगों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई, क्योंकि अंग्रेज़ों को अब तक ये बात समझ में आ चुकी थी कि भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी 1857 के विद्रोह का एक मूल कारण था। छठे, विद्रोह के बाद भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। सातवां, विद्रोह के पश्चात एक रॉयल आयोग का गठन किया गया जिसने सिफारिश की कि भारतीय सेना में अब जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया जाना चाहिए और इस नीति को मान भी लिया गया। अंग्रेज़ों ने माना इसको और इसका मूल उद्देश्य था
भारतीय समाज को विभाजित करके उन पर निरंतर शासन बनाए रखा जाए। ठीक, और यही अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति थी, जहां वो विभिन्न धर्मों के लोगों को, विभिन्न जाति समुदाय और नस्लों के आधार पर लोगों को बांटते थे, उन्हें आपस में लड़ाते थे और स्वयं उसका फ़ायदा उठाकर भारतीयों पर शासन करते थे। तो आज की वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह के बारे में जाना। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच।